साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं साइंस से रिलेटेड द्वितीय क्लास। पहली क्लास मैंने ली थी लाइव में और यहां पर मैं आपको ऑफलाइन क्लास दे रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूं। तो ये क्लास नंबर 2 है जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है। तो क्लास नंबर 2 और विज्ञान से संबंधित ऐसे क्वेश्चंस को मैं लेकर आया हूं जो बिल्कुल बनते हैं एग्जाम्स में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस के लिए। पर आप देखिए इस टाइप से आपके क्वेश्चंस कहीं एग्जाम्स में देखने को मिले होंगे। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206, शिशु में हड्डियों की संख्या 300, ठीक है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है। ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस पीडीएफ के अंदर। और पीडीएफ करने के बाद में हम आपको जो है टेस्ट भी लगवाएंगे और जो भी क्वेश्चन आपने पढ़े हैं उनके टेस्ट बड़े ही आसानी से आप कर पाएंगे। तो चलते हैं बिना समय व्यर्थ करते हुए पहले क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। यहां पर अगले जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं तो वो है परमाणु का केंद्र। तो परमाणु का केंद्र किसे कहा जाता है साथियों? परमाणु का केंद्र कहा जाता है नाभिक को। किसको कहेंगे? नाभिक को परमाणु का केंद्र कहा जाता है। जो परमाणु होता है उसका नाभिक उसका केंद्र होता है। तो साथियों ये जो नाभिक है इसकी खोज किसने करी थी? तो खोज करी थी इसकी नाभिक की खोजकर्ता का नाम है रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। परमाणु के बीच में स्थित धनात्मक भाग नाभिक कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? परमाणु के बीच में स्थित धनात्मक भाग क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। प्रोटॉन परमाणु संख्या बताती है। क्या? प्रोटॉनों की संख्या। अगर किसी में परमाणु संख्या है वो किसकी संख्या बताएगी? प्रोटॉनों की संख्या। उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? परमाणु संख्या को साथियों जेड से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि द्रव्यमान संख्या। अच्छा, द्रव्यमान संख्या कैसे बनती है? क्या होता है? तो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उन दोनों से मिलकर क्या बनती है? द्रव्यमान संख्या प्राप्त होती है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये जो इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ घूम रहे हैं ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है साथियों कौन सा? ऋणात्मक। कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक, ठीक है। पर वही अगर प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन पर आवेश होता है कौन सा? धनात्मक। तो धनात्मक आवेश होगा किस पर? प्रोटॉन पर। अगर साथियों अगर बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है तो अगर उनको देखें तो देखो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है जे थॉमसन। जो इलेक्ट्रॉन है उनकी खोजकर्ता का नाम क्या है? जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोजकर्ता जो प्रोटॉन है उनकी खोजकर्ता का नाम है गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? यहां पर अगर बात करें तो जेम्स चैडविक। साथियों तो ये जो देख सकते हैं आप रेड कलर में जो दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटॉन है यहां पर और ये न्यूट्रॉन है यहां पर और ये नाभिक का केंद्र है, ठीक है। ये नाभिक है। नाभिक को क्या बोला जाता है? केंद्र बोला जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है। और अगर बात करें प्रोटॉन पर कौन सा आवेश है? तो धनात्मक आवेश होता है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है कौन सा? तो ना तो ये धनात्मक होते हैं ना ही ये ऋणात्मक होते हैं, ये उदासीन होते हैं। मतलब अगर बोल सके तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है 0, ठीक है। किसी प्रकार का कोई ना तो प्लस है ना ही माइनस है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात यह क्या हो जाते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने करी थी? जो रेडियोधर्मिता की खोज करता है साथियों कौन है? हेनरी बैकुरल। तो हेनरी बैकुरल जो है रेडियोधर्मिता की खोज करता है। 108 नंबर का क्वेश्चन, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? परमाणु सिद्धांत किसने दिया? कई बार एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। कब दिया था? अगर चाहें तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि 1803 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रतिपादन का मतलब क्या होता है साथियों? प्रतिपादन का मतलब होता है कि उसकी खोज करना, बनाना। तो यहां देखो आवर्त सारणी है कि जनक है। तो आवर्त सारणी के जनक किसको कहा जाता है? मेंडलीफ जो थे, ये देख सकते हैं हम मेंडलीफ जी। तो इन्होंने, ये एक रूसी वैज्ञानिक थे, है ना, रूसी वैज्ञानिक। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। केमिस्ट्री के अंदर आवर्त सारणी काफी महत्वपूर्ण सारणी है, ठीक है, जिससे तत्वों को बांटा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? ठीक है, आधुनिक समय में क्या हो रहे हैं?
आवर्त सारणी दिया था मोजले ने। अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई की तैयारी ना कर क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि वो मजे ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें मैंडलीफ, और इसमें कंफ्यूजन होता है, तो अभी अपने याद रखा कि मोजले का मतलब हो गया मजे ले रहे हैं अभी के बच्चे। तो वर्तमान में क्या हो रहा, मजे ले रहे हैं, सभी नहीं ले रहे हैं पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है, देखने को मिल रहा है। पर मैंडलीफ की अगर बात करें तो पहले जो लिफाफे में कोई चिट्टी बिट्टी आती थी, लीफ, ठीक है, तो इसीलिए बोल सकते हैं अपन लीफ। तो ध्यान रखिएगा साथियों, हम आगे बढ़ेंगे। फिर से देखिए विशेष तथ्य में अगर देखिए, अभी हाल मैंने बताया था आपको, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। नाभिक की खोज किसने करी थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसकी खोज करी थी। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने करी थी, ठीक है। प्रोटॉन में, परमाणु में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, ये वाले नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परमाणु संख्या को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब मिला देते हैं तो वो द्रव्यमान संख्या बनती है। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आगे देखते हैं हम। हमने कभी हीरा देखा है, एक काला हीरा होता है जिसको कांच को काटने में उसका उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा साथियों, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोर पदार्थ अगर बात करें तो उसको बोला जाता है डायमंड, यानी हीरा। हीरा जो होता है कार्बन का एक अपरूप है और यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, यह केवल हीरे से ही कट सकता है, ठीक है। लोहा लोहे को काटता है, इस प्रकार से ये इससे ही कट सकता है, ठीक है। हीरा कार्बनिक तत्व है, यानी कार्बनिक पदार्थ है। अगर बात करें सबसे मुलायम खनिज, तो सबसे मुलायम खनिज की बात करें जिसको आप ऐसे हाथ से स्पर्श करेंगे तो बिल्कुल मुलायम लगेगा गद्दे की तरह, तो इसको बोला जाता है टैल्क, या टाल्क बोल सकते हैं, TALK, टाल्क। सबसे मुलायम खनिज है, यह नाखून से भी खरोंचा जा सकता है। अगर इसको मैं नाखून से इस प्रकार से खरोचूं तो इस प्रकार से खरोचने में आ जाएगा, तो नाखून से भी क्या करा जा सकता है, खरोचा जा सकता है। इसका उपयोग साबुन, पाउडर और कॉस्मेटिक आइटम बनाने में हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं द्रव धातु, जो कमरे के ताप पर किस अवस्था में रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। तो वो धातु क्या है, पारा। आप देख सकते हैं पारा कितना चमकीला धातु है, ठीक है। तो पारे को जो रखा जाता है ना साथियों, लोहे के पात्र में रखा जाता है। पारा मरकरी, इसका एक और नाम होता है, इंग्लिश में बोल सकते हैं मरकरी। तो मरकरी एकमात्र द्रव धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसका मतलब यह है, धातु में अगर देखा जाए तो पारा, और अगर अधातु में देखा जाए ना, द्रव अधातु, तो उसको बोला जाता है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होती है वो भी क्या होती है, अधातु है, और यह भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। यह चांदी जैसा चमकदार होता है। देखो आप, चमकदार दिख रहा है, जो पारा होता है कैसा होता है, चांदी जैसा चमकदार होता है। इसका उपयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर और स्विच में होता है। यह विषैला होता है, ठीक है। क्या होता है, विषैला होता है। जल में पारे की अधिकता से इटाई रोग हो जाता है। ब्रोमीन की अगर बात करें, जो ब्रोमीन है वो भी क्या होता है, अधातु है। देखो ये अधातु है और ये धातु है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, आप इन दोनों को एक मत समझना, ठीक है। ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है जो सामान्य ताप पर क्या रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। इसका रंग आप देख सकते हैं, लाल और भूरा टाइप रंग दिख रहा है, ठीक है। अगर बात करें सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु किसे कहा जाता है, तो साथियों सबसे हल्की धातु अगर बात करें तो उसका नाम होता है लिथियम। क्या नाम होता है, लिथियम। सबसे हल्की धातु का नाम क्या है, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है, ठीक है। यह बहुत हल्की और मुलायम होती है, यह पानी पर तैरती है। अब बात करें कि जब हल्की होगी तो निश्चित रूप से यह पानी के ऊपर तैरेगी, तो हल्की धातु क्या होगी, पानी के ऊपर तैरेगी। आगे बात करें हम साथियों ओस्मियम। ओस्मियम की अगर बात करें तो सबसे भारी धातु की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं ये ओस्मियम टाइप धातु है और ये ओस्मियम है, इसको हम बोल सकते हैं सबसे भारी धातु। तो सबसे भारी धातु किसे कहा जाता है साथियों, ओस्मियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ओस्मियम को सबसे भारी धातु कहा जाता है। विशेष तथ्य, ओस्मियम की घनता लगभग 22.59 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होती है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे भारी धातुओं में से एक है, ओस्मियम। आप देखो किसी भी धातु को हम उठाते हैं तो एक अंदर से आवाज आती है ओ,
तो उठाने में वजन जब उठाते हैं ना तो उसमें से एक आवाज निकलती है, तो इसका मतलब उस धातु का नाम आपको याद हो जाएगा। ओ से हो गया ओस्मियम। अगर हम बात करें किसी धातु को हम ऐसे ही उठा के ले जाते तो हल्की पुल्की धातु होती है तो उसको क्या करते हैं, साथ में घुमाए घुमाए फिरते हैं। इसका मतलब मालवी लैंग्वेज में बोलते हैं लिया लिया फरो, उसको उठा के इधर उधर लिया लिया फरो। अब अगर बात करें अपने घर में छोटा बच्चा रहता है, ठीक है, जैसे लिथियम की बात हो रही, छोटा बच्चा होता है तो छोटे से बच्चे में वजन कम होता है तो उसे हम उठा उठा के इधर उधर घूमते फिरते हैं, पर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर अपन से टूटता नहीं है, उठता नहीं है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि वो धातु कौन सी हो गई, ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु हो गई लिथियम। तो साथियों देख रहे हैं स्टेनलेस स्टील में मुख्यतः तत्व कौन सा होता है, क्रोमियम। ये जो स्टील के बर्तन है इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमियम होता है, ठीक है। लगभग क्रोमियम की मात्रा 10.5% के समथिंग होती है। क्रोमियम जंग लगने से बचाता है। स्टील के बर्तन पर कोई जंग नहीं लगता, आपने देखा होगा, जबकि लोहे के बर्तन पर क्या होता है, जंग लग जाता है। इससे क्या करते हैं, रसोई के बर्तन बनाते हैं और मेडिकल उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में क्या पाया जाता है, क्रोमियम पाया जाता है, मुख्यतः तत्व होता है क्रोमियम। अब पीतल किसका मिश्र धातु है। अब पीतल की अगर बात करें साथियों तो पीतल जो होता है वो मिश्र धातु होता है, ठीक है, वो किसी और चीजों से भी मिलकर बना है। तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है। ये देख सकते हैं आप, पीतल की घंटी है, पीतल का लोटा है, और ये पीतल का एक और छोटा लोटा है, ठीक है। तो अगर बात करें पीतल जो बना होता है तांबा और जस्ता का बना होता है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रखते, पिताजी, कैसे याद रखते हैं, पिताजी। पिताजी का मतलब हो गया पीतल, ता से हो गया तांबा, जी से हो गया जस्ता, ठीक है। तो पिताजी, पीतल का रंग सुनहरा पीला होता है, आप देख सकते हैं सोने के जैसा चमकता है। अगर सोने के आभूषण भी बनाए जाते हैं ना साथियों तो उसमें भी पीतल लगाया जाता है, मतलब पीतल मिलाया जाता है। तो अगर बोला जाए कि शुद्ध सोना किसे कहते हैं तो 24 कैरेट सोने को शुद्ध सोना कहा जाता है। और अगर 24 कैरेट सोने की अगर बात करें तो सोने की शुद्धता किसमें नापी जाती है, कैरेट में नापी जाती है। सोने का अगर बात करें तो जो आभूषण बनते हैं वो कितने कैरेट के बनते हैं, तो 22 कैरेट सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। अगर बात करें कांसा किसका मिश्र धातु है, कांसा, तो ये कांसे की मूर्ति देखिए आप, नटराज की, और इसके पास में एक लोटा पड़ा हुआ है, वो कांसे की मूर्ति और कांसे का लोटा। तो तांबा और टीन, कांसा जो मिश्र धातु होती है किसकी, तांबा और टीन का बना होता है। अब इसके बाद बात करें जर्मन सिल्वर, आप देख सकते हैं जर्मन के लोटे दिख रहे हैं आपको, गिलास दिख रहे हैं। तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, तो तांबा, जस्ता और निकेल, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ती है, एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चंस बनता है। ये विशेष जानकारी आपके लिए दी है, ठीक है, आप वीडियो से देखकर उनको नोट भी कर सकते हैं। अब बात करें विद्युत का सबसे अच्छा चालक, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक किसे कहा जाता है, चांदी को। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है साथियों, चांदी है। चांदी विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक होती है, पर हम चांदी के तार इसलिए नहीं लगाते क्योंकि चांदी काफी महंगी धातु है, ठीक है। विद्युत तारों में हम दूसरे तारों का यूज करते हैं, नहीं तो अगर चांदी को लगाते तो लोग रातों रात गायब कर देंगे, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध सबसे कम होता है, ठीक है, महंगी होने के कारण सामान्यतः तारों में उपयोग नहीं होता है, कारण आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। ऊष्मा का अच्छा चालक कौन सा है, तो ऊष्मा का अच्छा चालक क्या है, विद्युत का अच्छा चालक हो सकता है, ऊष्मा का अच्छा चालक हो सकता है। भाई चालन क्रिया जिसमें ज्यादा हो उसमें आप चाहे विद्युत प्रोवाइड करो या ऊष्मा प्रोवाइड करो, तो चांदी जो होता है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। चांदी ऊष्मा की भी एक सबसे अच्छी चालक है। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होने के साथ साथ ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। ताप ऊर्जा को तेजी से स्थानांतरित करती है। ताप ऊर्जा का मतलब आप चांदी का कुछ सलिया लीजिए या कुछ कड़ा लीजिए, उसको आप गर्म करिए, एक साइड से आप गर्म करेंगे तो वो दोनों साइड में पूरा ही गर्म हो जाएगा जल्दी से। अगर बात करें ऊष्मा का कुचालक, अब कुचालक का मतलब आप देखिए घर में जो आप यूज करते हैं लकड़ी, आप देखो सूखी लकड़ी जो होती है ना, ठीक है, उससे आप जो है गांव में आपने देखा होगा कि तार के आंकड़े बनाते हैं, ठीक है। खेत पर पहले थ्रेशर मशीन आती थी तो थ्रेशर मशीन चलाने के लिए तार पर आंकड़े डाले जाते, तो ऐसा नहीं कि लोहे के पाइप से ऐसे तार बांध दिया और उसको ऊपर कर दिया, नहीं, तो वो करते थे लकड़ी से, लकड़ी के ऊपर एक तार बांध देते थे, ऐसे बना देते थे और फिर आंकड़े डालते थे। तो उसी को बोला जाता है कि लकड़ी जो है कुचालक होती है, बाकी धातुएं चालक होती है, और धातुओं का प्रमुख गुण होता है चालकता, ठीक है।
तो इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। पर लकड़ी कैसी होनी चाहिए? सूखी, ठीक है, सूखी लकड़ी होनी चाहिए, गीली नहीं, पानी से भी गीली नहीं और वैसे भी गीली नहीं, नहीं तो उसमें करंट आ सकता है। ये देख सकते हैं लकड़ी का गत्ता आपके सामने रखा गया है, इस गत्ते से आप समझ सकते हैं कि ये सूखा होगा, ठीक है। लकड़ी ऊष्मा को आसानी से नहीं गुजरने देती, जो सूखी लकड़ी होती है वो ऊष्मा को आसानी से गुजरने नहीं देती। बर्तनों के हत्थे बनाने में प्रयोग होता है। आपने देखा होगा चाय की दुकान पर लकड़ी का एक हत्था लगा देते हैं तपेली के अंदर और व्यवस्थित तरीके से उसे चाय बनाता रहता है व्यक्ति, ठीक है। इसे तापरोधी पदार्थ भी माना गया है। आर्गन, अब बात करें विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? जो विद्युत बल्ब होते हैं उनके अंदर एक गैस भरी जाती है जिसका नाम होता है आर्गन। क्या बोलते हैं उसको? आर्गन। आर्गन विद्युत बल्बों में भरी जाने वाली गैस है। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है, बल्ब के फिलामेंट को जल्दी जलने से रोकती है। जो ये फिलामेंट होता है इसको जलने से ये रोकती है। ये क्या, एक अक्रिय गैस है आर्गन, ठीक है। और ये फिलामेंट जो होता है, आप देखिए तार जो होता है उसके अंदर बिल्कुल बारीक होता है, ठीक है। पहले इसको निर्वातित किया जाता है, फिर ये गैस भर दी जाती है। अक्रिय गैस से किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती है, ठीक है। वायुमंडल में लगभग इसका परसेंट अगर बात करें तो 1% से भी कम होती है, यानी 93.93% ये पाई जाती है। आर्गन एक अक्रिय गैस है। इसके बाद आप ज्ञात करें नियॉन लैंप। नियॉन लैंप गैस क्या होता है? तो नियॉन जो गैस है वो इस टाइप से है, आप देख सकते हैं। नियॉन एक निष्क्रिय गैस है, यानी ये भी अक्रिय गैस है। विज्ञापन बोर्डों एवं सजावटी लाइटों में प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा बड़े बड़े विज्ञापन लगते हैं। तो विज्ञापन का मतलब है एडवर्टाइज। जो पोस्टर बैनर लगते हैं उनमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि दूर से ये चमकदार दिखे और लोगों को नजर आए, क्योंकि विज्ञापन ही इसलिए लगाया जाता है कि लोग उसे पढ़े। तो इसलिए क्या किया जा सकता है? नियॉन गैस का प्रयोग किया जा सकता है। अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो लाल नारंगी रंग का प्रकाश देती है, जो लोगों की नजरों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आगे देखेंगे साथियों, ठीक है। गुब्बारे में भरी जाती है। अब जो गुब्बारे होते हैं, जो बलून होते हैं, उसमें गैस भरी जाती है जिसको हम हीलियम गैस कहते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप किसी दुकान से कोई गुब्बारा लेकर आ गए और उसको अपन ने भर दिया तो ऐसे आपने भर दिया तो उसके अंदर हीलियम गैस भरा गई, नहीं। तो आपके अंदर हीलियम गैस कहां से आई? ठीक है, अगर आपके अंदर हीलियम गैस होती तो आप तो उड़ जाते, क्योंकि हीलियम गैस क्या है? हल्की गैस है। जो वायुयानों के टायर भी रहते हैं ना, वायुयान के, जैसे अपना एरोप्लेन रहता है, ये रहा आपका एरोप्लेन, ये एरोप्लेन है आपका, ये ऐसा ही रहेगा एरोप्लेन आपके पास। अब ये उड़ेगा तो इसके टायर जो रहते हैं ना साथियों, इसके टायर में क्या भर दी जाती है? हीलियम गैस भर दी जाती है। तो ये जैसे ही ऊपर उड़ता है तो हीलियम गैस इसको उड़ा के रखती है इससे, ताकि वजन कम महसूस हो। तो वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है। अगर बात करें तो ये जो हीलियम गैस भरते हैं अपन, तो ये क्या होता है? यह हवा से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारे में भरी जाती है। जैसे हम इसको भरते हैं, ये भी अक्रिय गैस है, इसको भरते हैं तो ये गुब्बारे को ऊपर की ओर ले जाती है और गुब्बारा क्या होता है? ऊपर उड़ जाता है। यह ज्वलनशील नहीं होती, मतलब जलती नहीं है, इसीलिए वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। अगर वायुयानों के टायरों में हाइड्रोजन गैस भर दें तो दिक्कत जरूर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है? अत्यंत ज्वलनशील है। अपने ये जो बस के टायर में हवा भरते हैं, ये वायुयान के टायरों में नहीं भराती, ठीक है। वैज्ञानिक उपकरणों में भी यूज किया जाता है, गुब्बारों में भी हीलियम गैस का यूज किया जाता है। अगर हीलियम गैस का यूज और देखें तो जो हॉस्पिटल में जो सिलेंडर होते हैं, उन सिलेंडरों में ऑक्सीजन के साथ में यूज किया जाता है हीलियम गैस का। अगर कोई गोताखोर अपने साथ में, गोताखोर जो होता है अपने साथ में कुछ लेकर जाता है ना वो सिलेंडर, उसके अंदर भी क्या होती है? O2 प्लस हीलियम गैस होती है, दोनों का मिश्रण होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं अपन कि ये हीलियम गैस है जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडरों में यूज की जाती है, गुब्बारों में भरी जाती है। तो इस टाइप से इसके उपयोग हैं और ये एक अक्रिय गैस है। अगर बात करें ओजोन का सूत्र, अब देखो ओजोन जो होती है ना, ऑक्सीजन के अणुओं से ही मिलकर बनी है, मतलब O और O, यानी 3 O से मिलकर बनता है O3। क्या बन गया? 3 O से मिलकर बनता है क्या? O3। ओजोन एक का रासायनिक सूत्र O3 है। यह एक आलोट्रोप रूप में ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस किसको कहेंगे? जिसको सूंघने से आपको क्या हो जाएगा?
अगर हंसाने वाली गैस की अगर बात करें, जिसको सूंघने से आपको हंसी आएगी, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, उसे ही हम कहेंगे हंसाने वाली गैस। और हंसाने वाली गैस क्या होती है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है। हल्की बेहोशी, अगर ज्यादा भी अगर ले लें तो क्या होगा? हल्की बेहोशी और हंसी का अनुभव कराती है। इसका उपयोग दंत चिकित्सा डेंटल में किया जाता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। तो नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? N2O। अब बात करें जल गैस, तो जल गैस का सूत्र होता है CO+H2, CO+H2, ठीक है। इसे वाटर, अब जल गैस को क्या कहेंगे? वाटर गैस तो कहना ही है ना, जल का मतलब जल होता है, वाटर का मतलब वाटर होता है, ठीक है। अब ये क्या होती है? यह रंगीन और ज्वलनशील गैस होती है। इसके बाद होता है उत्पादक गैस। उत्पादक गैस को अगर बोला जाए तो प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, प्रोड्यूसर गैस भी कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CO+N2। क्या होता है साथियों? CO+N2। यह ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। किसके रूप में प्रयोग की जाती है? ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। अब तन्यता किसे कहते हैं? ठीक है, तन्यता कहेंगे किसको? धातुओं का गुण होता है। तन्यता क्या होता है? धातुओं का गुण होता है। जैसे हम लोहे के तार बना सकते हैं, चांदी का तार बना सकते हैं, सोने का तार बना सकते हैं, तो इस प्रकार से क्या है, इसको बोला जाएगा तन्यता। तनते जाओ जितना तन सकते हो, ठीक है। 1 ग्राम सोने से 150-2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो तार बनाया गया है यहां पर, ये कैसा है? ये ऐसे लंबा कर दिया गया, तो इसे बोलते हैं धातु खींचकर तार बन जाती है। जो धातु होती है वो खींचकर क्या बन जाती है? तार बन जाती है। धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है, इसे तन्यता या कहते हैं। सोना, चांदी, तांबा आदि धातुएं अत्यंत तन्य होती है। धातुओं को पीटकर पतली चद्दर बनाई जा सकती है। आप देखा होगा, धातुओं को पीट कर पतली चद्दर में कन्वर्ट कर देते। अब उसके बाद होता है भंगुरता, धातुओं का गुण होता है, ठीक है। अब भंगुर का मतलब क्या होता है? आप देख सकते हैं पत्थर किस प्रकार से टूट रहा है। ये कुछ ना कुछ धातु है, ये धातु टूट रही है, तो अधातु टूट जाती है, ठीक है। भंगुरता, अधातुओं का गुण क्या होता है? टूटना। भंगुरता का गुण पाया जाता है, ठीक है। अधातु पर चोट मारने पर टूट जाता है, इसे भंगुरता कहते हैं, ठीक है। जैसे गंधक हुआ, फास्फोरस हुआ, ग्रेफाइट हुआ, भंगुर अधातु है। धातुओं को तार या पतली चादर नहीं बनाया जा सकता। अधातुओं को, सॉरी, अधातुओं को पीट कर तन्नी या इस टाइप से नहीं, भंगुरता इनका गुण होता है। पर धातुओं का गुण क्या होता है? तन्यता होता है। अधातु टूट जाती है, बिखर जाती है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जो फ्लोरीन है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाता है, ठीक है। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। हेलोजन समूह का तत्व होता है। क्या होता है? हेलोजन समूह का तत्व होता है। सबसे क्रियाशील धातु, अगर साथियों अगर बात करें तो सबसे क्रियाशील धातु किसे कहते हैं? सीजियम को। तो सीजियम जो होता है वो सबसे क्रियाशील धातु में आता है। सीजियम सबसे क्रियाशील धातु है, क्षार धातु में सबसे नीचे होने के कारण सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। अगर बात करें, जो जिसने आवर्त सारणी पढ़ी है उसे पता होगा क्षार किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, है ना। तो आगे आएगा वो, फिर हम पढ़ाएंगे आपको। अगर अभी नहीं पढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 135 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे क्रियाशील अधातु। तो सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन है, सबसे क्रियाशील धातु सीजियम है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, ठीक है साथियों। तो इस टाइप से ये सारी चीजें आपको सिस्टम बाय सिस्टम याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में यहां से कंफ्यूजन होगा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे क्रियाशील धातु सीजियम, सबसे क्रियाशील अधातु, अधातु अलग है, धातु अलग है और ऋणात्मक तत्व अलग है। तो ये तीनों अलग अलग चीजें हैं साथियों। अब बात करते हैं हम SO2 की, ठीक है। सूत्र भी पूछे जाते, जो पूछे जाएंगे वो हम पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। तो देखो SO2 अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा आप देख सकते हैं किस प्रकार से बादलों से अम्ल वर्षा हो रही है। ये हमारे उद्योग है, इन उद्योग से धुआं निकलता है, ठीक है, और ये जाकर क्या होता है बादलों में यानी आकाश में जमा हो जाता है। और जब फिर वापस जब कोई चीज ऊपर जा रही है ना, तो वो वापस रिटर्न आएगी। ऐसा नहीं कोई एक बार ऊपर चली गई तो नहीं, पानी के साथ वापस आएगा, ठीक है। अम्ल वर्षा, अब कोई बच्चा कहता है सर हमारे गांव में तो अम्ल वर्षा नहीं होती। मैं बता दूं आपको, आपने देखा होगा कुछ पुराने खंडर जो होते हैं मकान,
ठीक है, जिन पर प्लास्टर नहीं होता है, आप देखो उनकी जो ईंटें होती है ना, समय के साथ वो क्या होती है, ईंटों से मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, निकलने लगती है, गिरने लगती है, तो वो एक अम्ल वर्षा का ही रूप है। ताजमहल को सबसे ज्यादा, जो शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में, सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है, संगमरमर जो हो रहा है वहां का, पीला पड़ रहा है, वो किस कारण से, अम्ल वर्षा के कारण पड़ रहा है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण SO2 है। वैसे और भी गैसें जो है अम्ल वर्षा के लिए कारक होती है, पर SO2 गैस की अगर बात करें तो वो अम्ल वर्षा के लिए अत्यधिक कारक होती है। ठीक है, ये SO2 गैस जो होती है कहां से मिलती है, कहां से आ रही है, तो जो SO2 का जो स्रोत है ये वाहन से आता है, कारखाने से आता है, ताप विद्युत संयंत्र जो है वहां से आता है। अगर बात करें संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो संगमरमर जो होता है, देखिए पत्थर होता है, कई घरों में, कई मंदिरों में, कई जगह जो है संगमरमर आपको देखने को मिल जाता है। इसका सूत्र है CaCO3। क्या होता है, CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। यह चूना पत्थर जो होता है ना, जो चूने का पत्थर होता है, उसी का परिवर्तित रूप है। इसका उपयोग मूर्तियां, फर्श, इमारतों को बनाने में किया जाता है। आप देखो मूर्तियां बनाते हैं, फर्श बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, संगमरमर के उपयोग से आप परिचित है यार, कई बार आपने देखा होगा संगमरमर का उपयोग। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र, तो चूना पत्थर जो होता है आपका देख सकते हैं, लाइमस्टोन जो देख सकते हैं ये रहा, ठीक है, CaCO3। CaCO3 चूना पत्थर, CaCO3, इसे गर्म करने पर यह चूना बन जाता है, CaO। आगे देखें अपन बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3। क्या होगा, NaHCO3, NaHCO3 बेकिंग सोडा। अब ये देखो बेकिंग सोडा, ये देख लीजिए आप, ये जो अपन बाफले बनाते हैं उसमें डालते हैं ना वो सोडा, वो खाने का सोडा होता है, बेकिंग सोडा बोलते हैं, NaHCO3। इसे खाने का सोडा भी कहा जाता है। केक बनाने में केक फूल जाता है, ठीक है, आपने देखा वो केक फूला हुआ रहता है। एक खमण बनाते हैं, खमण, उसमें भी हम क्या डालते हैं, खाने का सोडा डालते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो एक होता है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, Na2CO3। इसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। इसे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है, और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। बेकिंग सोडे का दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कपड़े धोने, पानी की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। अब देखो आप कास्टिक सोडा, NaOH, NaOH, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, ठीक है, यह एक मजबूत क्षार होता है। अब कास्टिक पोटास अलग चीज है, देखो सारे नाम एक जैसे दिख रहे हैं पर एक जैसे है नहीं। कास्टिक पोटास का सूत्र है KOH। क्या होता है, KOH, ठीक है, KOH। अगर बात करें सिरके में अम्ल होता है, जो सिरका होता है ना उसमें अम्ल होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है भाई, सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। जो सिरका होता है वेगनोर जिसको बोलते हैं, उसमें एसिटिक अम्ल होता है। इसका सूत्र होता है CH3COOH। क्या होगा, CH3COOH। अब इसके बात करें नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में अम्ल होता है साथियों साइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नींबू में अम्ल होगा कौन सा, साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब इमली में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है, टार्ट्रिक, ये यहां से हटा देंगे, टार्ट्रिक अम्ल। इमली जो होती है ना उसमें कौन सा अम्ल होता है, ये देख सकते हैं। अब इमली का पौधा से इमली तोड़कर लाए हैं, बिल्कुल मस्त दिख रही है। इमली में कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है। आगे देखिए, कुछ तो बैठा हुआ है।
अब देखो यहां पर है ना, एक भी मक्खी अगर आके बैठ जाती है तो बोट नहीं चलता भाई, ठीक है, वही चलाती है बोट, हम भूल जाते हैं कि हमें बोट चलाना है। अब दही में कौन सा अम्ल होता है, दही जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है वो देखेंगे, तो दही में होता है साथियों लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ये एक कार्बनिक अम्ल है, ठीक है। अगर बात करें जो चींटियां होती है, मधुमक्खियां होती है, इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जो चींटियां होती है ना, चींटी के डंक में जो अम्ल होता है साथियों, वो अम्ल होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल। ये देख सकते हैं आप चींटी की जो संरचना है, ये चींटी है और इसके ये डंक है, इसके डंक में जो अम्ल होगा ना वो फार्मिक अम्ल होगा। ये देखो किसी चमड़ी की हाथ की सतह पर ये चल रही है और यहां पर ये जब काटेगी ना तो कौन सा अम्ल देगी, फार्मिक अम्ल देगी। शरीर में कौन सा अम्ल दे देगी, फार्मिक अम्ल दे देगी। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, यह सबसे सरल कार्बनिक अम्ल है, कहीं से भी मिल जाता है, चींटी कहीं भी पकड़ लो आप, ठीक है। बैटरी में अम्ल होता है, जो बैटरी भरी जाती है, ये जो बैटरी है आप देखो, इस बैटरी में जो एक अम्ल भरा जाता है, लिक्विड जो डाला जाता है, वो होता है साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहलाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे देखें, गैसों का दाब मापने का यंत्र, जो गैस होती है उसका दाब जो मापा जाता है साथियों, किससे, आप देख सकते हैं ये जो गैस है वायुमंडलीय दाब मापा जा रहा है, तो ये क्या है, मैनोमीटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, मैनोमीटर का। गैसों का दाब मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, मैनोमीटर का यूज किया जाता है। अगर बात करें वायु दाब मापने का यंत्र, अब क्या नापेंगे, वायु दाब। तो वायु दाब मापने का यंत्र क्या होगा, वायुमंडल में जो दाब होता है उसको दाबने के लिए क्या करते हैं, गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर, पर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं बैरोमीटर, देखिए आप वायुमंडलीय दाब माप रहे हैं, ठीक है। ये निर्वात है, धीरे धीरे अगर ये पारा धीरे धीरे ऊपर जाता है ना तो मौसम साफ रहता है, ठीक है। अब धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है, तो वर्षा आने का संदेश है, पर एकदम से नीचे आ जाता है तो क्या होता है, तूफान आ सकता है, ठीक है, जोरदार बारिश हो सकती है। तो बैरोमीटर में ये फायदे रहते हैं कि हमको पहले से अनुमान लग जाता है, तो फिर उस हिसाब से अपन व्यवस्था कर लेते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है, ठीक है। इसका आविष्कार जो किया था बैरोमीटर का, ठीक है, वो किया था टोरिसेली ने, टोरिसेली ने आविष्कार किया था। समुद्र तल पर वायु दाब 76 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर होता है, ठीक है। इससे क्या करते हैं कि मौसम का पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। तो ये देखो मौसम का पूर्वानुमान में उपयोगी है, ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है। अब देखो आगे, तो यहां से हमको केवल 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन के लिए हम कल जाएंगे, इसके बाद हम देखते हैं 50 क्वेश्चन का टेस्ट। तो टेस्ट लगाना है हमें। तो साथियों बहुत ही शानदार तरीके से मैंने एक टेस्ट तैयार किया है। 50 क्वेश्चन जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उस क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, बेहतरीन तरीके से टेस्ट बनकर आया है। देखेंगे किस प्रकार से जो है उस टेस्ट को अपन करते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस को हमको करना है। तो चलते पहले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो हार मानने वाले नहीं है, लगातार प्रयास करने वाले ही इतिहास बनाते हैं साथियों। सफलता का रास्ता मेहनत से होकर जाता है। आप मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित मिलेगी आप लोगों को। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस के लिए। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने बताया था आपको, ये इलेक्ट्रॉन यहां बाहर की साइड चक्कर लगाते हैं। और अगर बात करें तो जो परमाणु का केंद्र कहलाता है साथियों, क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिक कहलाता है। आगे देखिएगा, परमाणु संख्या किसकी संख्या बताती है? तो परमाणु संख्या किसकी संख्या बताती है? मैं क्या बताती है? प्रोटॉन की संख्या बताती है। परमाणु संख्या किसकी संख्या बताती है? प्रोटॉन की संख्या बताती है। आगे देखिए अपन अगले क्वेश्चन के लिए। तो परमाणु संख्या किसकी संख्या बताती है? प्रोटॉन की संख्या बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बताइए द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, केवल प्रोटॉन। जल्दी बताइए, द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो द्रव्यमान संख्या बराबर होती है साथियों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। किसके बराबर होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। अगला देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो साथियों इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसके बारे में आपको बताना है। जल्दी बताइए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ऋणात्मक। कौन सा आवेश होगा? ऋणात्मक। पढ़ाया था मैंने, बताया था आपको, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, प्रोटॉन पर आवेश होता है कौन सा? प्रोटॉन पर आवेश होता है कौन सा?
आपका समय स्टार्ट है। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है आपका कौन सा? धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? सारी चीज एक एक चीज करके पढ़ाई है मैंने वीडियो में। यहां देखिएगा आप, मैंने बताया था आपको कि न्यूट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश होता है साथियों उदासीन। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक, प्रोटॉन पर होता है धनात्मक, और न्यूट्रॉन पर क्या होगा? उदासीन। क्या हो जाएगा ये? उदासीन। अगला, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? टाइम शुरू है आपका। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज उसका नाम है हेनरी बेकुरल। किसने की थी रेडियोधर्मिता की खोज? हेनरी बेकुरल ने की थी। अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। अगला देखो आप, नेक्स्ट, परमाणु सिद्धांत किसने दिया? परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? बोहर ने, डाल्टन ने, थॉमसन ने या रदरफोर्ड ने? ऑप्शन लिखकर बताएं आप। तो परमाणु सिद्धांत देने वाले भाई साहब का नाम है डाल्टन, जॉन डाल्टन। परमाणु सिद्धांत दिया था इन्होंने। अगला, आवर्त सारणी के जनक कौन है? आवर्त सारणी के जनक कौन है? तो आवर्त सारणी किसने बनाई, किसने जन्म दिया? तो उनका नाम है मेंडलीव। पर आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? मोस्ले ने। आगे, आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी? तो मैंने बताया था मोस्ले। किसने दी थी? मोस्ले ने। पिछले क्वेश्चन में आंसर क्लियर हो गया था। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना, हीरा, लोहा या चांदी? सबसे कठोर पदार्थ जल्दी बताइए, मैंने सारी चीज आपको क्लियर करी है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताया था सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ हो जाएगा साथियों क्या? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा हो गया। अगला क्वेश्चन, सबसे मुलायम खनिज कौन सा है? सबसे मुलायम खनिज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेल्क। क्या होगा? इतना समय नहीं होता है, आपको पढ़ा के लेकर आए, ठीक है। द्रव धातु कौन सी है? अभी हाल पढ़ाया था मैंने, द्रव धातु। आप देख सकते हैं फोटो भी वही लगा है। तो द्रव धातु हो जाएगी पारा। क्या होगी? पारा। अगला क्वेश्चन, द्रव अधातु कौन सी है? तो साथियों द्रव अधातु होगी ब्रोमीन। क्या हो जाएगी? ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। सबसे हल्की धातु मैंने कहा था उसे ले लेके भगिए, तो उसका नाम आ गया लिथियम। यहां चित्र से ही बता दिया गया आपको क्या लिथियम है। आगे, सबसे भारी धातु जिसको अपन ने उठाया था, बताओ क्या हो जाएगी? जो उठा नहीं पाए थे उसका नाम है ओस्मियम। क्या आ जाएगा? ओस्मियम। अगला, स्टेनलेस स्टील में मुख्य तत्व कौन सा होता है जिससे उसमें जंग नहीं लगता है? बताया था मैंने। देखो आप यहाँ पर इन चारों में से एक ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप क्रोमियम को। ये बताया था कि स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, क्रोमियम यूज किया जाता है, और ये 10.5% के समथिंग यहाँ पर होता है। इसके बाद देखेंगे अपन पीतल की अगर बात करें, पीतल किसकी मिश्र धातु है? बताइए। पीतल मैंने बताया था आपको पीताजी, पीताजी। तो तांबा और जस्ता, पी से हुआ था पी ता जी। तो पिताजी का मतलब पीतल, तांबा और जस्ता। जो पिताजी है, पीतल बना होता है किसका? तांबा और जस्ते का। अगला क्वेश्चन बताओ, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टीन की होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होगी? तांबा और टीन। आगे देखो, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तांबा, जस्ता और निकेल। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शंस। क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शंस। अगला देखो, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक इनमें से कौन होगा? मैंने बताया था चांदी। चांदी जो होता है, चांदी के तार नहीं लगाए जाते क्योंकि चांदी महंगी धातु होती है, लोग इसको ले जाते। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक भी क्या होगा? चांदी होगा। अगला, ऊष्मा का कुचालक, तो कुचालक कौन होगा? चित्र में ही बता दिया गया आपको। तो यार बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बन गया है। तो
लकड़ी। आगे, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गैस भरी जाती है साथियों कौन सी? आर्गन। हीलियम किस में बढ़ते हैं? हीलियम वायुयान के टायरों में। नियॉन के क्या बनाए जाते हैं? जो विज्ञापन बोर्ड होते हैं उस पर यूज करते हैं। और ऑक्सीजन हमारे द्वारा ली जाती है। ये देख सकते हैं बल्ब को, इसका जो फिलामेंट होता है, ठीक है, टंगस्टन का बना होता है। आगे देखें, नियॉन लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है? नियॉन ही गैस होती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो गुब्बारों में कौन सी गैस होती है साथियों? तो गुब्बारों में गैस होती है हीलियम गैस। कौन सी गैस आ जाएगी? हीलियम। ठीक है, वायुयान के टायरों में भरी जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर में भी भरी जाती है, और गोताखोर अपने साथ में जो लेकर जाता है उसमें भी ये गैस होती है। आगे, ओजोन का सूत्र क्या है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होगा? O3। ओजोन का सूत्र क्या है? O3। आगे, हंसाने वाली गैस जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस। तो हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। क्या बोलेंगे? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे देखो, जल गैस क्या है? जल गैस का सूत्र है साथियों CO+H2। क्या आएगा? CO+H2। आगे देखो, उत्पादक गैस, प्रोड्यूसर गैस, CO। प्रोड्यूसर गैस का सूत्र है CON2। क्या है? CON2, प्रोड्यूसर गैस। धातुओं का प्रमुख गुण क्या है? धातुओं का प्रमुख गुण क्या है? धातुओं का प्रमुख गुण है तन्यता। क्या आएगा साथियों? धातुओं का प्रमुख गुण तन्यता। अगला, अधातुओं का प्रमुख गुण है क्या? भंगुरता। क्या आएगा? भंगुरता। अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो साथियों उसका नाम है फ्लोरीन। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा हो गया? फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे क्रियाशील धातु है सीजियम। क्या नाम आएगा साथियों? सीजियम। अगला पॉइंट्स, सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? तो नाम आएगा साथियों फ्लोरीन। क्या आएगा? फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का मुख्य कारक है क्या? जल्दी बताओ क्या होगा? SO2। अम्ल वर्षा का मुख्य कारक क्या हो गया? SO2। अगला क्वेश्चन, संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। क्या आएगा? CaCO3। ये चूना पत्थर का भी यही पड़ेगा, चूना पत्थर का CaCO3। आगे देखो, बेकिंग सोडे का NaHCO3। बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होगा साथियों? NaHCO3। धोने का सोडे का सूत्र Na2CO3। कास्टिक सोडे का सूत्र NaOH। कास्टिक सोडा NaOH। उसके बाद अगर बात करें कास्टिक पोटास का KOH। क्या होगा? KOH। अगला, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसको बोलेंगे अपन एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों नींबू में पाया जाएगा साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में अम्ल पाया जाएगा, ये जो इमली दिख रही है बिल्कुल, इसमें होगा टार्ट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल होता है? तो साथियों ये दही का जो बड़ा सा कटोरा प्याला दिख रहा है, इसमें कौन सा अम्ल होगा? तो इसमें अम्ल होगा लैक्टिक अम्ल। आगे, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी जो देख सकते हैं आप, एक बड़ी सी चींटी आपके सामने है और ये चींटी आपको दिख रही है, तो इसमें कौन सा अम्ल होगा? इसमें अम्ल होगा फार्मिक अम्ल। आगे, बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? तो बैटरी में जो अम्ल प्रयुक्त किया जाता है साथियों, उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। गैसों का दाब मापने का यंत्र कौन सा है? तो गैसों का दाब मापने का यंत्र मैनोमीटर, ना कि बैरोमीटर। आगे, वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है?
वायु दाब मापने का यंत्र मैंने बताया था बैरोमीटर। तो साथी 50 क्वेश्चन थे जो मेरे द्वारा कंप्लीट करवाए गए थे। 50 क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, तो बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है। धीरे धीरे और बढ़िया से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अन्य विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी मदद हो सके। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर से एक अगले वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ में, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।